मेरे घनिष्ठ मित्रों, नमस्कार। AFEIS के आज 27 अगस्त 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 28 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं आलोक नाथ झा, जिनका गांव है मदुआहा ब्रिट, बिहार से, और भागेश्वर कुमार, ये भी हैं सुपौल, बिहार से। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आपसे कृषि उत्पादों का वितरण, इस टॉपिक पर कुछ बेसिक बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी बातों को देख लेते हैं। जहां तक न्यूज़ का सवाल है तो इनफैक्ट सच पूछिए तो कोई ऐसी बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ नहीं है जिनकी चर्चा मैं यहां कर सकूं। लेकिन फिलहाल अगर आप दूरदर्शन पर, या यूं कह लीजिए दूरदर्शन न कहें, टीवी चैनल्स पर चलने वाले डिस्कशंस को देखेंगे, अखबारों में जो एडिटोरियल कमेंट्स आ रहे हैं या एडिटोरियल आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो आपको लगेगा कि फिलहाल दो टॉपिक सबसे ज़्यादा बर्निंग है, सबसे ज़्यादा ज्वलंत हैं। उसमें पहला है कांग्रेस पार्टी की वर्तमान स्थिति को लेकर के, और दूसरा है न्यायालय की अवमानना पर जो अभी विवाद छिड़ा हुआ है उसको लेकर। इस पर हम लोगों ने थोड़ी सी बातें की थी, और जहां तक कांग्रेस की स्थिति का सवाल है, इसे मैंने दूसरे तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश की थी कि हमारे जो राजनीतिक दल हैं उनके आंतरिक लोकतंत्र की स्थिति क्या है। दोस्तों, फिलहाल इन पर खूब लिखा जा रहा है और मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप उन्हें ध्यान से पढ़ें। आप ये मत सोच लीजिएगा कि अरे ये तो राजनीतिक पार्टियों की बात है, मैं कोई राजनेता थोड़ी हूं और मुझे तो कुछ लेना देना नहीं है, तो छोड़ो, ये हमारे काम की नहीं है। नॉट एट ऑल। देखिए, जो लोकतंत्र को कार्य रूप देने का काम करने वाली जो एजेंसी है वो कौन सी है? वो राजनीतिक दल ही है। और जिस देश के राजनीतिक दल जितने स्वच्छ होंगे, जितने मजबूत होंगे, सैद्धांतिक रूप से जो जितने प्रतिबद्ध होंगे, मान करके चलिए कि वहां का लोकतंत्र भी उतना ही मजबूत और बेहतर होगा। इसीलिए जब भारत के लोकतंत्र के बारे में बातें की जाती हैं तो राजनीतिक दलों की भी बातें आती हैं कि हमारे जो राजनीतिक दल हैं वो कैसे धीरे धीरे कमजोर पड़ते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनमें भी कोई प्रतिबद्धता दिखाई नहीं देती। सच पूछे तो जो दल बदलुओं का जो मामला है वो इसी से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए हमारी संसद को आप यूं कह लीजिए कि दल बदल विरोधी कानून लेकर के आना पड़ा। पहली बार बना, उसमें फिर संशोधन किया गया, दूसरी बार आप यूं कह लीजिए कि बना, और अभी भी जो दल बदल कानून जो बना हुआ है वो दल बदल की घटनाओं को रोकने में सफल नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो दल बदल कानून है या दल बदल की जो घटनाएं हैं सीधे सीधे राजनीतिक दलों से जुड़ी हुई हैं। दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो हमें कभी भी एक शक्तिशाली विपक्ष की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये मान करके चलिए कि जहां विपक्ष नहीं होगा, शक्तिशाली कहिए, जहां शक्तिशाली विपक्ष नहीं होगा, वहां आप मान कर चल सकते हैं, कह सकते हैं कि लोकतंत्र भी बहुत कमजोर होगा। क्योंकि एक दल की सत्ता, सीधी सी बात है कि उसके कुछ भी हो जाने का खतरा है। वह भ्रष्ट हो सकती है, वह डिक्टेटर हो सकती है, निरंकुश हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इसीलिए लोकतंत्र की जो दो शर्तें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं उनमें से एक शर्त होती है एक बहुत ही मजबूत विपक्ष, केवल विपक्ष नहीं, बहुत ही मजबूत विपक्ष, और दूसरा होता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या जिसे आप प्रेस की स्वतंत्रता भी कह सकते हैं। तो इस नजरिए से फ्रेंड्स, अभी आपको इस तरह के जो भी आर्टिकल्स पढ़ने को मिले तो आप इस दृष्टि से उन्हें देखने की कोशिश से कीजिएगा। दूसरी बात है न्यायालय की अवमानना को लेकर के। आप देख रहे हैं कि अखबारों में लगातार इसके बारे में आर्टिकल्स आते चले जा रहे हैं, और आपने एक बात महसूस की होगी, आर्टिकल्स कुछ तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कुछ आप आगे पढ़ेंगे, कि जितने भी आर्टिकल्स आ रहे हैं और यहां तक कि एडिटोरियल कमेंट्स आ रहे हैं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का स्टेप है न्यायालय की अवमानना को लेकर, वो सुप्रीम कोर्ट के साथ नहीं है ना। सबका ये कहना है कि नहीं, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं और भारतीय लोकतंत्र की रक्षा में, भारतीय लोगों के हितों की रक्षा में उच्चतम न्यायालय की जो भूमिका रही है उसे नकारा नहीं जा सकता। उनकी कार्यप्रणाली पर, उनकी बातों पर, उनके निर्णय पर किसी को कोई संदेह नहीं है।
ये बात लगभग लगभग आपको प्रत्येक आर्टिकल्स में पढ़ने को मिलेगा। लेकिन जो आलोचना हो रही है वो हो रही है कि किसी भी संस्था को इस तरह की आजादी नहीं दी जा सकती कि कोई उनके बारे में आवाज न उठाए, और अगर कोई आवाज उठाता है तो उसे दंड दिया जाए, क्योंकि ये लोकतंत्र की आत्मा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है, और जहां इसे खत्म कर दिया जाएगा तो कोई भी संस्था हो उसके अंतर्गत फिर विकार आने शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात यहां बहुत स्पष्ट रूप से यह भी आपको पढ़ने को मिल रही होगी कि न्यायालय की अवमानना एक तरफ है, और न्यायालय में जो काम कर रहे हैं न्यायाधीश, अगर उनकी कार्य प्रणाली पर कोई प्रश्न उठाया जा रहा है तो उसे न्यायालय की अवमानना नहीं माना जाना चाहिए। दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। तो इस तरह से आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी, और लगभग लगभग हर आर्टिकल्स में आपको ये डायरेक्शन मिल रहा होगा। तो मुझे लगता है कि यह भी आपके दिमाग में रहना चाहिए कि निष्कर्ष के रूप में इस टॉपिक पर आप क्या इस्टेब्लिश करेंगे। आपको अपनी तरफ से कोई ना कोई विचार स्थापित कर लेना चाहिए, क्योंकि जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उन पर पूछा जाता है सामान्यतः मेन एग्जामिनेशन में कि इस पर आपके अपने क्या विचार हैं, इसका क्या उपाय हो सकता है, कुछ उपाय सुझाइए, इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। इवेल्युएट कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, समीक्षात्मक आलोचना कीजिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो वहां तो तभी आप ऐसा कर सकेंगे जबकि आपके पास अपनी कोई स्थापित विचारधारा होगी। तो दोस्तों, ये खासकर इन आर्टिकल्स को आप कैसे पढ़ेंगे उसको लेकर के मैंने अभी थोड़ी सी बातें की हैं। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और वह है कृषि उत्पादों का विपणन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं, बिजनेस स्टैंडर्ड का, जागरूकता जरूरी है। ये जो जागरूकता जरूरी है, ये बेसिकली जो किसान फसल पैदा करते हैं उनकी जो मार्केटिंग होती है उसको लेकर के है। आप देख रहे हैं कि किसान लंबे समय से अपने फसल के उत्पादन को लेकर के जूझ रहे हैं। उसके लिए बाकायदे कृषि विपणन समितियां बना दी गई। फिर केंद्र सरकार ने, चूंकि वहां काफी कुछ घपला हो रहा था, वो किसानों के हित में नहीं था, तो सरकार ने फिर और कुछ कदम उठाए। पिछले कुछ महीने पहले ही सरकार ने और 2-3 कदम इसके बारे में उठाए थे, ताकि किसान अपना उत्पाद बेचने के लिए स्वतंत्र हो सकें और पूरे के पूरे देश में कृषि उत्पादों का एक राष्ट्रीय बाजार निर्मित हो सके। लेकिन उसको लेकर के भी कुछ राज्यों ने अपनी तरफ से आपत्तियां की, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जो कृषि है वो राज्य का विषय है, लेकिन कुछ मामलों में केंद्र सरकार को अधिकार है कि वो कदम उठा सकती है। बाकायदे संविधान में ये व्यवस्था की गई है। उसके तहत केंद्र सरकार बीच बीच में कुछ ऐसे उपाय करती रहती है, क्योंकि केंद्र सरकार ने वायदा किया हुआ है कि सन 2022 तक वो हमारे अपने किसानों की जो आय है उसे दुगनी कर देगा। इसको लेकर के ये एडिटोरियल कमेंट लिखा गया है, आप इसे जरूर पढ़िएगा। मैं अब इसी को आधार बना करके आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखने जा रहा हूं कृषि उत्पादों के विपणन को लेकर। यहां जो कृषि उत्पादन है, इसका आप यूं कह लीजिए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से है। जो कृषि उत्पाद, इसमें दोनों चीजें आ जाएंगी। एक तो रॉ मटेरियल के रूप में चीजें आ गई हैं, जैसे किसी ने चावल धान उत्पाद कर लिया है, किसी ने सोयाबीन उत्पाद कर लिया है ना, तो ये इसकी कैसे मार्केटिंग हो। और दूसरी चीज ये है कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो चीजें बन गई हैं, कृषि उत्पाद जिसे जो तैयार कर दिए गए हैं, उनका कैसे वितरण हो। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स केवल यहां उपलब्ध करा सकूंगा समय की सीमा को देखते हुए। दोस्तों, जब हम कृषि विपणन के क्षेत्र की बात करते हैं तो देखिए उसमें 2-3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। आप अपने दिमाग में थोड़ा सा एक मॉडल ले आइए कि किसान ने अनाज पैदा कर लिया है। चलिए हम इसको किसान के अनाज तक रखते हैं। किसान ने अनाज पैदा कर लिया है, कोई भी एक चीज ले आई कि उनके पास गेहूं हो गया है, ठीक है। अब इस गेहूं को वो बेचना चाह रहा है, तो आप खुद बेहतर होगा कि अपने लेवल पर सोचिए कि उसे किस किस चीजों की जरूरत होगी। या दूध है, किसान के पास दूध है, किसान के पास मांस है, कुछ भी इस तरह का उत्पाद है, तो अब किन किन चीजों की जरूरत होगी, और उसको आप स्टेप बाय स्टेप सोचिए। ये नहीं कि हड़बड़ी में ऊपर का नीचे, नीचे के ऊपर, नहीं, बिल्कुल श्रृंखलाबद्ध तरीके से उसके बारे में विचार कीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि गांव में अलग अलग किसान है, 1000 किसान है, और उसमें से कुछ लोग गेहूं पैदा कर रहे हैं, कुछ लोगों के पास दूध हो रहा है, कुछ लोगों के पास अंडे हो रहे हैं, कुछ कुछ इस तरह से है। तो अब जो सबसे पहली जो प्रॉब्लम होगी वो होगी कि उनका कलेक्शन कैसे किया जाए। देखिए, जब हम कलेक्शन की बात करते हैं तो सीधी सी बात है कि एक मार्केट की बात करते हैं। हमने मंडियां इसीलिए बना रखी हैं क्योंकि वो किसान खुद वो चीजें लेकर के आ जाते हैं
और वहां अपना उत्पाद बेच देते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका भी है, जो मैंने खासकर दूध के बारे में बात की। क्या किसानों के लिए दूध को भी उसी तरह से बेचना संभव है जिस तरीके से वो अपने सोयाबीन को बेच लेते हैं या गेहूं को बेच लेते हैं? नहीं। तो इसके लिए क्या किया गया है? तो इसके लिए दुग्ध समितियां जो है कोऑपरेटिव पैटर्न पर बनी हुई हैं, जिसमें अमूल जो है ना सबसे टॉप पर है अभी। तो वो क्या करता है कि उनके अपने एजेंट्स हैं, उनके अपने लोग हैं जो गांव-गांव में जाते हैं और एक जगह पर वो रुक जाते हैं और वहां किसान सब ला करके अपना दूध उनको दे देते हैं। अब जब वो दूध इकट्ठा कर लेते हैं तो फिर अब ये क्या करते हैं? देखिए, एक जगह हो गया, एकत्रीकरण हो गया। तो पहला पॉइंट हो गया कलेक्शन का, जो मैं आपको बता रहा था। कलेक्शन के बाद अब बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप लंबे समय तक रखते हैं। जैसे आलू का उत्पादन हो गया, टमाटर का उत्पादन हो गया, तो 2 4 5 दिन तो ठीक है, लेकिन आपको लंबे समय तक रखने के लिए आपको व्यवस्था करनी होगी। तो इसे हम फिर कहते हैं भंडारण, स्टोरेज। अब आपको स्टोरेज करना होगा। तो जिस तरह की चीजों की डिमांड होगी आप उस तरह के स्टोरेज रखेंगे। गेहूं तो ठीक है, आप गोडाउन में रख लेंगे, तो हमको गोडाउन की जरूरत है। भारत में गोडाउन बहुत कम है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत शीघ्र नष्ट होने वाली हैं, जैसे दूध है या टमाटर की बात हमने की, आलू की बात की। तो इनके लिए हमको शीत भंडारण की जरूरत होती है, ठंडे भंडार, कोल्ड स्टोरेज जिसे हम कहते हैं, उनकी जरूरत होगी। चलिए ठीक है, फिर ये टमाटर जो है वो इंडस्ट्री तक पहुंच जाएंगे, वो उसकी प्रोसेसिंग करके उससे सॉस बना देंगे, आलू के चिप्स तैयार कर देंगे। तो अब आप देखेंगे कि लगातार आप सोचते चले जाइए, तब आपको धीरे 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 इस बात का एहसास होना शुरू होगा कि सच में जिसे हम विपणन कहते हैं वो कैसे होता है। और ये जो विपणन है वो किसान से लेकर के और फिर आखिरी कंज्यूमर तक पहुंचना है। ये नहीं कि यही बात खत्म हो गई, वो कंज्यूमर तक पहुंचना है। तो ये पूरी की पूरी जो श्रृंखला है, जिसे हम आपूर्ति श्रृंखला कहते हैं, आपूर्ति चैन कहते हैं, सप्लाई चैन कहते हैं, इसको बस आप दिमाग में थोड़ा सा लेकर के आइए। आप देखेंगे कि ये टॉपिक जो शायद सुनने में थोड़ा सा कठिन सा लगता है, उटपटांग सा लगता है या उलझा हुआ लगता है, एकदम क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों, इसे ही मैं कहता हूं बेसिक। अगर आप इस बेसिक्स को समझ लेते हैं तो फिर इस पर आधारित कोई भी प्रश्न क्यों न पूछा जाए, आपके लिए उसका उत्तर देना आसान हो जाता है। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से 2 दोस्तों के नाम हैं, राहुल सिंह प्रयागराज उत्तर प्रदेश से और धीरज यादव। आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।